तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टाइगर जयराम मातो विधानसभा के अंदर काफी खतरनाक भाषण देते हैं। तो इन्हीं भाषणों को सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के बड़े पॉलिटिकल पार्टी से फोन आया, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। और इस बार का ही जो विधानसभा का बजट सत्र रहा, इसमें नो डाउट पूरे दिल्ली तक में चर्चा रहा कि एक न्यू लीडर जयराम कुमार महतो, जिसे अभी राजनीति सीखना चाहिए, राजनीति का ककहरा सीखना चाहिए, वो अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। ये दिल्ली से चर्चाएं हुई और चर्चाएं सीधे टेलीफोनिक माध्यम से एक बधाई के रूप में मेरे पास भी आई। उन्होंने मुझे बधाई भी दिया, बोला बच्चा अच्छा काम कर रहा है। राजनेता के तौर पर किसे आप अपना आइडियल मानते हैं, जिनसे आप प्रेरणा लेते हो या उनके जैसा बनना चाहते हो? देखिए, आप जिनको आइडियल मानते हैं, स्वाभाविक बात है, आप उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा उनके जैसे बनना। हम लोग जब बचपन से हम लोग भगत सिंह को काफ़ी देखे हैं। जब झारखंड की राजनीति में जो कोयलांचल की राजनीति है, विनोद बाबू के विचारों के इर्द गिर्द रही है, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन करते हुए आगे बढ़े हैं। देखिए जयराम महतो जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया और जो खूबियां आपने बताई, आप में है वो सारी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक दो नहीं है तो उनको हम प्रयास करेंगे कि मेरा अभी जीवन बहुत लंबा है राजनीति में, उन सारी खूबियों को अपने भीतर समावेश करेंगे, ये मेरा लक्ष्य होगा। कभी अगर मौका मिला सरकार में आने का, आगे जिस तरह से आप अपने राजनीतिक करियर को देख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज होगी जो सबसे पहले आप करना चाहते हो, जो आज तक किसी ने नहीं किया? देखिए, सबसे पहली बात है मैं इस राज्य की एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा। ये जो भारी भरकम सिलेबस है, इसे मैं कम करूंगा। डगलस का विलियम डगलस का डीप वाटर हम नहीं पढ़ने देंगे, उससे हमको क्या मतलब है। अमेरिका में क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या हुआ है, कोई पानी में डूब गया, वो ICA में पूल में डूब गया, तो उससे हमको क्या मतलब है। रेड ट्रैप की उस कहानी से हमको क्या मतलब है। हम प्रयास करेंगे कि झारखंड की एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे और जो सिलेबस है इसको बिल्कुल कम करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली डालेंगे। छठी क्लास में उसको क्या पढ़ना होगा, 7वीं क्लास में क्या पढ़ना होगा, मतलब मेरा जो किसी भी चीज़ को उसको जानकारी देने का जो अर्थ होगा, वो छठी से लेकर 10वीं तक का लक्ष्य होगा, या तो छठी से लेकर 12वीं तक का लक्ष्य होगा। जैसे अगर भारतीय संविधान की बात करें, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान हर बच्चे को उसके पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, एक एक धाराओं के साथ, एक एक भाग के साथ, लेकिन एक ही बार में नहीं। अब अगर उनको छठी क्लास में पूरा 395 अनुच्छेद आप लेके आए, पूरा 22 भाग उसके सामने लेकर आ गए, 12 अनुसूची उसके सामने लेकर आए, तो शायद उसका दिमाग ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए मेरा लक्ष्य होगा कि छठी क्लास में उसे कुछ चैप्टर्स याद मैंने दिए जाएंगे, 7वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे, 8वीं क्लास में कुछ चैप्टर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 9वीं से 10वीं और 12वीं तक का लक्ष्य रहेगा कि भाई यहाँ तक उसको प्रिपेयर किया जाएगा। और उसके बाद एक मेरा महत्वपूर्ण ये होगा कि जो भी राज्य की परीक्षाएं होंगी, जैसे कि मान के चलिए चाहे कोई भी परीक्षा उसकी ली जाएगी ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उसमें उसने जो बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है उससे बाहर नहीं रहेगा। नहीं तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब है। वो उसने अपना पूरा जवानी खत्म कर दिया। 6 क्लास से लेकर वो ग्रेजुएशन करते करते 21 साल में पहुंच गया, और उस 21 साल में वो शख्स उस सिलेबस से बाहर की चीजों को उसको याद करना पड़ा है परीक्षा में शामिल होने के लिए। तो मेरे हिसाब से फिर उसकी पढ़ाई का क्या अर्थ रहा। ये सब मैं मानूं कि ये आप खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपने फेस किया है इन चीजों को अपने पढ़ाई। बिल्कुल, आप अगर आप स्वयं फेस करेंगे तभी आप उसको ठीक करेंगे। आप अगर गांव की मिट्टी से निकल कर गए हैं तभी आप गांव की मिट्टी की बात करेंगे। हम लोगों ने आर्मी के दौड़ का सामना किया है। हमने उस दौड़ का सामना किया है कि खुले मैदान में जाकर हम लोग सो जाते थे, मैंने गमछा बिछाकर, और 5000 के लोग एक जगह जमा होना, सोना तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कीजिए जब शौचालय के लिए आपको तो वहां क्या स्थिति होता था, दिमाग फट जाता। तो हम लोगों ने उस जगह से हम लोग आए हैं, चाहे एग्जाम देने के लिए 2-3 गाड़ियों को बदल कर जाना, उस परिपाटी का सामना किया है। तो इसीलिए मैं जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे पहले उसको दुरुस्त करूंगा, उसके लिए पहले मैं एक समय लूंगा। देखिए, एजुकेशन वो आपका उम्र तय करती है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप बुद्ध नहीं बने हैं। अगर आप बुद्ध नहीं बने हैं तो बाकी जो लक्षण है मनुष्य के वो आप में दिखेंगे, चाहे वो क्रोध हो, मोह हो, कहीं मोह दिखेगा, कहीं क्रोध दिखेगा, कहीं लोभ दिखेगा, कहीं हर तरह का व्यवहार आपके अंदर झलकेगा। अब सवाल है कि उस व्यवहार पे आप नियंत्रण कितना करते हैं, और उसके लिए एक उम्र की सीमा भी होती है। तो जाहिर सी बात है, अभी जिस उम्र में हम हैं, थोड़ा सा आक्रामकता, एग्रेशन दिखता है। मैं भी मानता हूं कि जब उम्र थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आक्रामकता कम होगी और परिपक्वता थोड़ा ज्यादा होगी। तो ये अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसमें हमें स्वीकारने में कोई हमने स्वीकारने में कोई हमें परहेज नहीं है। हम डॉक्टर लंबोदर महतो नहीं है कि मैंने मांडू विधायक की मां को लेकर दी गई गाली को AI जनरेटेड बता दिए। हमने जो कहा है, जो हमने गुस्से में बोला है, उसको हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम खेद भी प्रकट करते हैं कि ये गलत था।
जैसे बोकारो में उस दिन जो घटना घटी उसको भी मैं मानता हूँ वो गलत था, लेकिन जी। कभी कुछ परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं, हम बुद्ध नहीं है। तो यही आप बता रहे कि नुकसान हुआ है उस एग्रेशन का आपको नहीं, सामना उसका करना फायदा भी पड़ा हुआ है। अगर 1% फायदा भी हुआ 5% नुकसान हुआ है तो 90% फायदा हुआ है। अधिकारियों ने काम सुना है, लोगों का काम हुआ है, लोग, हमारी जो जनता है, आम जनमानस, वो खुश हैं। वो आम जनमानस हमारे एग्रेशन से खुश हैं। हमारा एग्रेशन जनता के लिए नहीं है। हमने कभी जनता दरबार में आए हुए लोगों को नहीं धमकाया है, हमने कोई सामान्य व्यक्ति को कभी नहीं धमकाया है। हमारा एग्रेशन का सामना अगर किसी ने किया है तो वो सरकारी अधिकारियों ने किया है, कंपनी के प्रबंधन ने किया है, मैनेजमेंट ने किया है। तो वहां पर जनता का काम बनता है। हमारा शौक नहीं है कि किसी अधिकारी से हम उलझें, उससे गुस्से में बात करें, नाराजगी से बात करें। हम भी चाहते हैं कि हमारी एक गुडविल की छवि हो। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा सबके पास एक गुडविल का छवि हो। आईएएस के सामने हमारा इमेज ठीक हो, आईपीएस के सामने हमारा इमेज ठीक हो, बीडीओ सीओ दरोगा के सामने हमारा इमेज ठीक हो। लेकिन हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अतः जनता के काम, जनता की समस्याएं तय करती है कि हम किस व्यवहार में अधिकारियों से बात करते हैं। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपसे अगर मैं जानना चाहूं तो एक नेता में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, वो 5 चीज अगर आप बता सके तो। देखिए, सबसे पहला बात है कि एक लीडर का सोच काफी दूर का होना चाहिए। वो आज बैठकर 20 सालों की परिस्थितियों को आज सोचे और आज से उन विषयों पे काम उसे करना चाहिए। दूसरा, उसे आज के समय में ऑनेस्ट का होना तो बहुत जरूरी है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो हमें नहीं लगता है कि वो इस राज्य को बेहतर दिशा में लेकर जा सकता है। उसके पास जानकारी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, उसे अपने लोगों के प्रति लॉयल होना चाहिए, उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे गलत करने से मेरे लोगों को ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, मेरे अच्छा करने से इस राज्य के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, और एक लक्ष्य बनाकर उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता। चलिए, अच्छी बात है। और जाते जाते मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा पर्सनल सवाल है कि शादी कब कर रहे हैं जयराम महतो जी, और करेंगे तो वो लव होगा या अरेंज होगा? देखिए, अभी तो वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं सोच पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर वैवाहिक जीवन में हम लोग बंध भी जाते हैं तो फिर क्या होगा कि हम लोगों की समस्याएं सुनती हैं, अपनी समस्याओं में हम उलझ कर रह जाएंगे। क्योंकि आज के दौर में आप नेता हैं, अभिनेता हैं, बहुत डिफिकल्ट दौर से हम गुजर रहे हैं। एक वैवाहिक जीवन, एक नर और नारी का जो संबंध है, जो आज के समय में जो रिश्ता आके खड़ा हुआ है, ये इंटरनेट की दुनिया में जो एक रिश्ता बना है, इसमें बहुत सारी उस समय से आज के समय में बड़ा बदलाव आया है। मैं रोज देखता हूं, कम से कम जब भी मैं जनता दरबार में बैठता हूं, 4 से 5 समस्याएं आती हैं, जिसमें पति पत्नी की कंप्लेंट लेकर आता है, पति तो कभी सास का, तो कभी ससुर से, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, हर मामूली बात पर आते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर भी थोड़ा सा बड़ा मन सहम सा जाता है कि हो क्या रहा है। कभी कभी तो हमको ऐसा, हम बोल भी देते हैं कि यार ऐसे में कैसे चलेगा वैवाहिक संबंध। तो इसीलिए थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए हम लोग अपने आप को एक समय लेंगे फिर। लेकिन घर पे रिश्ते आ रहे हैं क्या शादी के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। अभी ऑफर नहीं आया है? 1-2 हमारे मित्रों के माध्यम से, हमें लगता है एक आध महीना पहले आया था।